यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आया है, ये यूनिट 1 से, डिफाइन मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज इट्स एलिमेंट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस क्वेश्चन को करते समय आप क्या करेंगे कि पहले मार्केटिंग मार्केटिंग की डेफिनेशन बताएंगे, फिर मार्केटिंग के एलिमेंट्स बताएंगे। आप बताएंगे कि मैकार्थी ने 4 एलिमेंट्स दिए थे बेसिकली, जिनको हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कहते हैं। इसके बाद पीपल, प्रोसेस और फिजिकल अपीयरेंस बाद में ये तलाशे गए थे। और इन 7 पीस को बताने के बाद एक एक एलिमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। सेम क्वेश्चन है यही, और इसमें आपसे पूछा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में आप पहले से ही बता चुका हूं मैं कि आपके 3 कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट, मिडिल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो आप था वो सिर्फ आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, ठीक। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट के बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, सेलिंग के बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद आप स्कोप बताओगे कि आगे इनकी क्या क्या स्कोप्स हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे। क्रिटिकली इवेल्युएट करने के बाद फिर क्या करोगे, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के साथ इनको कंपेयर करोगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्स ऑफ मिक्सेस। बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन किसी ने दिया हुआ है कि मार्केटिंग मिक्स हर मिक्स का मिक्स है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें आप पूरी तरीके से अगेन फिर, यानी कि अगर आप देखो अगर ध्यान से, तो पहली यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बन रही है आपकी, वो मार्केटिंग मिक्स बन रही है। पहली यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन रही है, वो मार्केटिंग मिक्स बन रही है। तो इस मार्केटिंग मिक्स को आपको हर एंगल से पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। इंडिविजुअल भी तैयार कर लेना है कि प्रोडक्ट क्या चीज है, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस क्या चीज है, कितने तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजीज होती है, प्रमोशन क्या चीज है, प्रमोशन कितने तरीके का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है। अगर आप अपने पूरे सिलेबस को देखो 5 यूनिटों को, तो यही आपका पूरा सिलेबस भी है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, और लास्ट यूनिट जो है आपकी, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ठीक है, तो और लास्ट इस यूनिट से क्वेश्चन दिया है, प्राइसिंग एंड प्रमोशन आर द इंटीग्रल एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इंटीग्रल एलिमेंट है प्राइस एंड प्रमोशन। बिल्कुल सही बात है ये। अब आप प्राइस को बताओगे, प्रमोशन को बताओगे और उसकी स्ट्रेटजीज को बताओगे। ये अभी शिवम ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स में सेम लिखना है। बिल्कुल सेम लिखना है कि पहले आप एलिमेंट्स को समझा दोगे इस चीज के लिए, फिर कंपोनेंट्स उसके बता दोगे कि एलिमेंट्स हम कहें चाहे कंपोनेंट्स कहें, बात एक ही है उसकी। ठीक, उसको समझने का अलग 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 नाम है। क्लियर है? अब दूसरी यूनिट में आ जाते हैं हम लोग। दूसरी यूनिट में आ जाते हैं हम लोग। दूसरी यूनिट हमारी क्या थी आपकी, प्रोडक्ट की। तो इसमें था, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को कितने तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट को जो डिफरेंशिएट किया गया है, 2 तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब एग्जाम में आप लिख के आए तो उसको सर्विस प्रोडक्ट भी आप बता के आए। ठीक, पहला डिफरेंशिएशन क्या था हमारा, बिजनेस प्रोडक्ट का था, जो B2B मार्केट के लिए। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या था, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर मार्केट के लिए। लेकिन जो अब आजकल आप देख रहे हो कि सर्विस इंडस्ट्री का जमाना है। आज आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के समय आप वेदांतु का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देख रहे हो, आप बायजूस का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देख रहे हो, आप अनअकैडमी का टेलीविजन पे देख रहे हो। हर बंदा सर्विस मार्केट की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ये यहाँ पर आप एक्सप्लेन करके आइएगा कि जो अब टाइम है, वो प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का है। सर्विसेज होती थी, लेकिन अब जो है सर्विसेज प्रोडक्ट ज्यादा है। हर बंदा सर्विस कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रहा है, कस्टमर को वहां पर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन इसमें पूछा गया है कि ये तो डिफरेंशिएशन आपने प्रोडक्ट का कर दिया, उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन में आपको क्या करना है, इस कैटेगरी के हिसाब से ही मार्केट को सेगमेंट करना है। ठीक, कैटेगरी के हिसाब से सेगमेंट करना है कि पहले आप क्या करोगे कि सपोज करो बिजनेस मार्केट है, तो बिजनेस मार्केट के हिसाब से सेगमेंटेशन क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा जरूरी सेगमेंटेशन नहीं होता। लेकिन कस्टमर मार्केट के हिसाब से सेगमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही यहाँ पर क्वेश्चन बनता भी है। ठीक, उसमें आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कर दोगे, साइकोग्राफिक के हिसाब से कर दोगे। ठीक, आप जो जरूरत का सामान है उसके हिसाब से कर दोगे, जेंडर के हिसाब से कर दोगे, आप एजुकेशन के हिसाब से कर दोगे, इकोनॉमिकल लेवल के हिसाब से कर दोगे। ये सेगमेंटेशन समझाते हुए प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल देके आप यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोडक्ट प्लानिंग।
प्रोडक्ट को प्लान किस तरह, ये आपकी जो यूनिट है सेकंड को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा था, ब्रांड और प्रोडक्ट जब बताई थी तब मैंने इसको समझाया था कि प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप यहाँ पे बताओगे कि 90% जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है और 10% जो होता है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। मॉडिफिकेशन में आप यहाँ पर बताओगे कि मॉडिफिकेशन किस किस चीज का होता है। मॉडिफिकेशन एट्रीब्यूट्स का हो सकता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग का हो सकता है, मॉडिफिकेशन लेवलिंग का हो सकता है, मॉडिफिकेशन आफ्टर सेल सर्विसेज का हो सकता है। ठीक, ये मॉडिफिकेशन की बात हो गई। अब अगर हम 10% दूसरी तरफ ध्यान देते हैं कि 10% न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की क्या क्या प्लानिंग है। सबसे पहले आइडिया को स्क्रीन करेंगे, आइडिया जनरेट करेंगे, आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे और फिर कमर्शियलाइजेशन करेंगे। ये 5 स्टेप है। सबसे पहला आइडिया को जनरेट करेंगे, ठीक, आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे, दूसरा, तीसरा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, चौथा हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद फिर एक उसको टेस्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के बाद फिर उसका कम्युनिकेट करेंगे। ये चीज आप यहाँ पर सही से लिखा होगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब हम या तो मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं या हम जा रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि चाहे हम प्लानिंग करें चाहे हम डेवलपमेंट करें, वो किस किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव तक पहुंचेगा और किस किस तरीके से उसका मार्केट ढलेगा, ये सारी चीजें जो होती है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होती है। प्रोडक्ट प्लानिंग के स्टेजेस मैंने आपको बता दिए, 5 स्टेजेस हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के भी 5 स्टेजेस हैं। पायनियर स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैचुरेशन स्टेज, सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। इन दोनों को अलग अलग तरीके से आप समझाए आएंगे वहां पर। इसके बाद व्हाट इज प्रोडक्ट, ये अभी ऊपर ही डिस्कशन हो चुका है कि प्रोडक्ट क्या है। जो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, जो मार्केट को एक्वायर कर ले, ठीक, जिसको कस्टमर एक्सेप्ट करे, जो उसके नीड को पूरा करे, ये चीजें प्रोडक्ट कहलाती हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे, एक पूरा चार्ट बना के मैंने समझाया हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा था, ठीक है। सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक, दूसरा आपका था शॉपिंग प्रोडक्ट, तीसरा था आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट और चौथा था आपका अनशॉर्ट प्रोडक्ट, ठीक। तो ये 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर दोगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करके इनको कैटेगरी का एग्जाम्पल दे दोगे वहां पर, और इनके एग्जाम्पल देने के बाद आप अगले क्वेश्चन को बढ़ जाओगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट विंडो में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूपाली अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्ट नोन फॉर। प्रोडक्ट किसके लिए जाना जाता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट मार्केट के लिए भी जाना जाता है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग अलग है। प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए भी जाना जाता है, प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए भी जाना जाता है। भाई, अगर कोई इस समय लॉकडाउन में आपको घर बैठे पढ़ा रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या है? ऑनलाइन प्रोडक्ट है उसका, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट कहलाएगा, तो वो सर्विस प्रोडक्ट है। जोमेटो वाले क्या कर रहे हैं? जोमेटो का सर्विस प्रोडक्ट है कि दूसरे का खाना आपकी भूख मिटाने के लिए आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक, तो ये सर्विस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसको बता सकते हो कि प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में हिसाब से डिवाइड करा हुआ है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारा, कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारा और जो है सर्विस प्रोडक्ट हमारा। एक डॉक्टर मरीजों को सही कर रहा है, उसका सर्विस प्रोडक्ट है, ठीक। एक टेलर जो है कपड़े सिल रहा है, उसका सर्विस प्रोडक्ट है, ठीक। एक मोची है जो कॉबलर है, वो जूते सही कर रहा है, उसका सर्विस प्रोडक्ट है। जूते पॉलिश कर रहा है, उसका सर्विस प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आप इसको अगले ही क्वेश्चन में इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको आप अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ डिस्टिंग्विश कर दोगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारा, फिर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, यानी कि इस यूनिट का वी पार्ट जो मैं कराया था, व्हाट इज ब्रांडिंग एंड व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है और उसके लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग का मतलब है, आप बताओगे कि ब्रांड कोई सिंबल होता है, ठीक, एक मार्क होता है जिससे कंपनी या प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। और ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, दिस इज नोन एज ब्रांडिंग, ठीक। ब्रांड को, प्रोडक्ट को ब्रांड और ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए, ध्यान से समझिए मेरी बात, जो स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की अप्लाई की जाती हैं, दीज आर नोन एज ब्रांडिंग।
कि हम किसी चीज की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कैसे ऑनलाइन ब्रांडिंग हो रही है, हम न्यूज़पेपर के थ्रू ब्रांडिंग हो रही है, हम होर्डिंग्स के थ्रू ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम टेलीविजन के थ्रू ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक, अभी आप देख रहे हो कि रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, पुराने सारे सीरियल्स आ रहे हैं, उसकी लगातार ब्रांडिंग हो रही है। अखबारों में चर्चा है, ट्विटर पे चर्चा है, फेसबुक पे चर्चा है, ठीक, इवन व्हाट्सएप पर भी लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक क्या है कि पुरानी चीज की ब्रांडिंग है। ठीक है ना। अगला है व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ब्रांडिंग, क्या क्या जरूरी चीजें हैं ब्रांडिंग के लिए। देखिए, ब्रांडिंग के लिए वो सारी चीजें जो एडवर्टीजमेंट और सेल्स के लिए जरूरी है, अभी मैंने कल परसों ये अपना वीडियो बना के अपलोड करी थी, एक बार उसको फिर सुन लीजिएगा आप, कि जो भी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन की जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें ब्रांडिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि ब्रांडिंग किसके थ्रू होगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगी। ठीक, ब्रांडिंग एक सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग, कि भाई वहां पर उस चीज एक लेक्चर के साथ 2 लेक्चर फ्री मिल रहे हैं वेदांतु पर, या बायजूस पर इतने दिनों तक फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो ये ब्रांडिंग हो गई। ठीक, और वो उनकी एक्टिविटी किसके थ्रू ब्रांडिंग हुई, सेल्स प्रमोशन के थ्रू ब्रांडिंग हुई। ठीक है, तो इसको आप समझाओगे। ब्रांडिंग आपकी हो सकती है पैकेजिंग के थ्रू, ब्रांडिंग हो सकती है आपकी लेवलिंग के थ्रू, ब्रांडिंग हो सकती है आपकी सैम्पलिंग के थ्रू, ब्रांडिंग हो सकती है आपकी एग्जीबिशंस के थ्रू। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। अभी कल परसों वाली जो सैटरडे वाली मेरी वीडियो थी, सैटरडे फ्राइडे वाली, उस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ब्रांडिंग क्या होती है और कितने तरीके से हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट के लिए जो चीज जरूरी है, सेल्स प्रमोशन के लिए चीज जरूरी है, वही चीज है ब्रांडिंग के लिए भी जरूरी है। ब्रांडिंग कोई चीज अलग से नहीं होती है, ब्रांडिंग इन्हीं चीजों की मदद से होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी क्या है, ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ दे दिए, लेकिन ये एक साथ आएंगे नहीं, इनमें से कोई एक या दो पूछा जाएगा आपको शॉर्ट नोट पर। अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी खोलूंगा। तो एक्सप्लेन ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब है कि जब आप किसी चीज से किसी चीज को पसंद करने लगो, उसके उसी को खरीदो। जैसे सपोज करो कि अगर आपके घर में इस समय हैंड वॉश आ रहा है, हैंड वॉश आप या कुछ घर ऐसे होंगे जो बाबा रामदेव का हैंड वॉश लाते होंगे, तो दे आर ब्रांड लॉयल टुवर्ड्स पतंजलि। ठीक, कुछ लोग जो है लाइफ बॉय का हैंड वॉश लाते हैं, कुछ डिटॉल का हैंड वॉश लाते हैं, लगातार वही ला रहे हैं, लॉकडाउन में भी वही ला रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं दे आर लॉयल टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर दैट कंपनी। हम टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कुछ लोग पेप्सोडेंट से ही करना पसंद करते हैं, कुछ लोग डाबर लाल से करना पसंद करते हैं। तो वो क्यों करना पसंद करते हैं, क्यों सालों से लेके आ रहे हैं, क्यों उसका इतना इंतजार करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता तो दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेते। तो ये जितनी सारी चीजें कहलाती हैं वो ब्रांड लॉयल्टी कहलाती है। ब्रांड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि उस ब्रांड का मतलब, सपोज करो जैसे किप्स है, किप्स एक ब्रांड है, तो किप्स का पोर्टफोलियो क्या है, किप्स की जो है काजू की कतली भी है, किप्स की मिठाई भी, किप्स की टिक्की भी है, किप्स का रेस्टोरेंट भी है। ठीक है, तो ये किप्स का एक पूरा पोर्टफोलियो है। यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के सब ब्रांड्स जो होते हैं, सब ब्रांड्स का मतलब हो गया यानी कि प्रोडक्ट लाइंस जितनी भी होती है, दीज आर नोन एज ब्रांड पोर्टफोलियो। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी ब्रांड के सब ब्रांड्स जो भी होते हैं वो उसका ब्रांड पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे सपोज करो आपकी जो फोटो खिंचाने जाते हो आप सूरी वालों पर, तो आप कहते हो मेरा एक पोर्टफोलियो तैयार कर दो, तो उसमें सारे फोटोज पूरे एल्बम में, अगर एल्बम में 200 फोटो हैं तो 200 अगर आपकी हैं तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। उसी तरीके से किसी भी ब्रांड के हम जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम उसके सब कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो सब उसका ब्रांड का पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो चकदे, चकदे या एमडीएच या गोल्डी। अब गोल्डी के मसाले भी आते हैं, गोल्डी की रोली भी आती है। ठीक है, गोल्डी का आपने देखा होगा होली पर कलर भी आते हैं, तो वो गोल्डी मसाले का जो है वो पोर्टफोलियो है, गोल्डी वालों का पोर्टफोलियो हो गया उसका। अब ब्रांड पोजीशनिंग की बात करते हैं, किसी भी ब्रांड को कस्टमर के दिमाग में परमानेंट इमेज बैठाने की प्रक्रिया जो कहलाती है, दिस इज नोन एज ब्रांड पोजीशनिंग। ठीक, वो ब्रांड पोजीशनिंग मैं फिर यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि पोजीशनिंग या ब्रांडिंग हम जो है बिल्कुल अलग ना समझें, ये बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना सेल्स प्रमोशन के बिल्कुल नहीं हो सकती है, बस कहने का अंतर है। ठीक, कहने का अंतर है यहाँ पर कि हम इसको एक बार कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट, एक बार कह रहे हैं सेल्स प्रमोशन, और एक बार कह रहे हैं हम उसकी ब्रांडिंग। अब जैसे सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ब्रांड पोजीशनिंग, इस समय आप देखो कि हम लोगों ने अपना एडमिशन प्रोसेस चालू कर दिया है, तो उस एडमिशन की आप देख रहे हो कि लगातार हम ब्रांडिंग कर रहे हैं,
उसके टीजर्स निकाल रहे हैं मुकुल के थ्रू, ठीक, कि एमकॉम का ये टीजर हो गया, एमबीए का ये टीजर हो गया, बीबीए का ये टीजर हो गया, ठीक, वो टीजर लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे और आपके व्हाट्सएप पे छाए हुए। दिस इज कॉल्ड ब्रांड पोजीशनिंग। ये किसके दिमाग में पोजीशनिंग करी जा रही है? 12th के स्टूडेंट्स के दिमाग में पोजीशनिंग की जा रही है। तो उसी तरीके से हर कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की इमेज को परमानेंट बनाने के लिए जो एक्टिविटीज कंपनीज करती हैं, दिस इज दे आर नोन एज, that kind of activities are known as brand positioning activities। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी करा जाता है। पुराना कस्टमर परमानेंट जुड़ा रहे हमसे और नया कस्टमर हमारे से अट्रैक्ट हो, तो वो सारी एक्टिविटीज ब्रांड पोजीशनिंग एक्टिविटीज कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप आप बहुत अच्छी तरह समझते हो, कई बार स्पॉन्सरशिप ला भी चुके हो और कई बार आपने स्पॉन्सर्स को देखा भी होगा। क्या क्या होता है ना कि कभी जैसे कोई प्रोग्राम है, ठीक, उस प्रोग्राम को, अब जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा मैं। इस समय रामायण महाभारत देखते हो, रामायण महाभारत देखते समय आपको मैक्सिमम किस ब्रांड के एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं? जल्दी से माइक ऑन करके जवाब दें। रामायण महाभारत देखते समय आपको किस ब्रांड के एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं? अमूल। एग्जैक्ट, अमूल का रेट्रो एडवर्टाइजमेंट। अमूल अमूल अमूल। अमूल अमूल का, अमूल इस समय, अमूल क्या हुआ? ब्रांड स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड ऑफ रामायण, स्पॉन्सर्ड ऑफ महाभारत, स्पॉन्सर्ड ऑफ शक्तिमान, स्पॉन्सर्ड ऑफ श्री कृष्ण। जब कोई ब्रांड किसी दूसरी पार्टी को, स्पीकर ऑन कर लें प्लीज, ऑफ कर लें, जब कोई ब्रांड किसी प्रोग्राम को या किसी गैदरिंग को या किसी और दूसरे ब्रांड को स्पॉन्सर्ड करता है तो वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात दिमाग में रखने की है, वो ब्रांड खुद ब खुद एक ब्रांड वेल नोन होना चाहिए। अगर वो खुद वेल नोन नहीं है तो दूसरे को, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि दूसरे को स्टैब्लिश करना, ठीक, स्टैब्लिश वो तब कर पाएगा जब खुद खड़ा होगा अपने पैरों पर। एक छोटा बच्चा 1 साल का दूसरे 1 साल के बच्चे को चलना नहीं सिखा सकता कभी भी, ठीक, क्योंकि वो खुद खड़ा नहीं हो पाता है, तो दूसरे को खड़ा क्या करेगा? हाँ, 10 साल का बच्चा 1 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखा सकता है। तो क्या होगा कि वो 10 साल का बच्चा उस 1 साल के बच्चे को ब्रांड स्पॉन्सर है उसका। वो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है? तो ये अलग अलग 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें से। ब्रांडिंग आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ब्रांड से आपका छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्रांड लॉयल्टी मैंने समझा दिया कि जब लगातार जुड़े रहें। ब्रांड पोर्टफोलियो यानी कि सब ब्रांड जो हमारे हैं उसके अंदर में मैंने बता दिया कि आप किप्स की दुकान में खोलते हो, घुसते हो तो किप्स की एन नंबर ऑफ मिठाई आपको दिखाई देती हैं, ठीक, वो हर एक के आगे एक टैग लगा रहता है, उनकी खूबसूरती से प्रेजेंटेशन होती है, सारी चीजें, और वो सब ब्रांड से किससे जुड़ी है? किप्स से जुड़ी हुई है। ऐसे अजंता की शॉप में आप घुसते हो, ऐसी दीपक की शॉप में आप घुसते हो, ठीक है? उस ब्रांड को पोजीशन करने के लिए जो भी उन्होंने तामझाम इकट्ठा कर रखा होता है, बाहर कैनोपी लगा रखी होती है, हैंडआउट्स बंटवाने होते हैं, अखबार में एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देना है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने, दीज ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज ब्रांड पोजीशनिंग। और जब कोई एक बड़ा ब्रांड किसी छोटे ब्रांड को, बड़ा का मतलब है जो पहले से स्टैंड करता है, वो स्टैंड करा हुआ ब्रांड किसी छोटे ब्रांड को अप करता है, उसको पुश करता है, दिस इज नोन एज ब्रांड स्पॉन्सरशिप। क्लियर है? समझ आ गया होगा। इसके बाद यूनिट 3 के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यूनिट 3 हमने जो कराई थी वो कराई थी प्राइसिंग पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये था हमारा यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन है, ऊपर के सारे दोनों यूनिट के क्वेश्चन समझ आ गए? जल्दी से जवाब दो। यस सर। ओके, यस सर। ठीक, अब यूनिट 3 में हम बढ़ते हैं। यूनिट 3 हमारा था प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, यानी कि अगर हम देखें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। प्रोडक्ट की बात हम कर चुके, प्राइस की बात हमें करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, फिर हमें प्रमोशन की बात करनी है, ठीक, यानी कि 4 पीस के हिसाब से आपकी चारों यूनिट डिफाइन है। तो अब बात होती है इसमें, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस फर्म। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग पॉलिसी के, ठीक, किसी भी बिजनेस फर्म के लिए। और कमेंट ऑन ऑल 10 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। प्राइस की स्ट्रेटेजीज कई होती हैं, आप मेरी वीडियो देखिएगा, आप मेरा पीपीटी जो आपको सबमिट करी हुई है उसे सुनिएगा, मैंने पूरी स्ट्रेटेजीज को 1 बाय 1 समझाया हुआ है। उन सारी स्ट्रेटेजीज को कॉमन हम कह सकते हैं कि 2 तरीके की पॉलिसी होती है हमारी, उसको पॉलिसी कहेंगे। जो 2 पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग है। पॉलिसी हमारी ये होती है, पहले मैं यहाँ समझा दूं, पहले बनता है प्लान।
जब प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी बनती है वो पॉलिसी, और जब वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है तो बन जाता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक, तो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी हमने दो बना रखी है प्राइस की, कि या तो हम कम कीमत में उतारेंगे या हम ज्यादा कीमत में उतारेंगे। जब हम कम कीमत में उतारेंगे तो हम उसको कहेंगे पेनिट्रेशन, और जब हम ज्यादा कीमत में उतारेंगे तो हम उसको कहेंगे स्किमिंग। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? 10 मिनट का ब्लिंकर आ चुका है मेरे उस पर, फटाफट इसको करते हैं, दोबारा से कनेक्ट करेंगे हम लोग, अभी जाएंगे नहीं। ठीक, अब हमारी पॉलिसी के ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होता है कम कीमत में उतारने का मतलब ज्यादा बिकना। ठीक, कम कीमत में उतारने का हमेशा मतलब होता है ज्यादा बिक्री, और ज्यादा कीमत में उतारने का मतलब होता है सेलेक्टिव लोगों तक पहुंचना। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा, हुंडई ने क्रीटा एक गाड़ी निकाली थी और एक निकाली थी तुशान। तो क्रीटा को उन्होंने क्या निकाला, क्रीटा को उन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए उतारा था, लेकिन तुशान का हमेशा उन्होंने स्किमिंग करा। तुशान मार्केट में ओपनली नहीं आई, वो 6 महीने की बुकिंग पे मिली। ठीक, ऐसी बहुत सारी गाड़ी के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिसको वो चाहते ही नहीं है कि हर एक के पास हो जाए, वो चाहते हैं सेलेक्टिव लोगों के पास आए। जैसा रॉल्स रॉयस है, रॉल्स रॉयस की अगर आप कहानी पढ़ो पूरी, तो रॉल्स रॉयस कभी भी नहीं चाहती कि वो एक कॉमन आदमी के हाथ में आए। ठीक, ऑडी कभी भी नहीं चाहती वो कॉमन आदमी के हाथ में आए, मर्सिडीज कभी भी नहीं चाहती वो कॉमन आदमी के हाथ में आए। तो उसके जो हमेशा प्राइस इस तरीके से रखे जाएंगे कि कॉमन आदमी खुद ब खुद वहां से बच जाए। ठीक, वो उसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, वो उसको स्किमिंग में जाएंगे। ठीक, ऐसी होंडा में आप देखिए कि होंडा, होंडा सिटी गाड़ी, होंडा अमेज और होंडा सिविक, इन तीनों गाड़ियों में आप देखो कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके प्राइस रेंज और उसके फीचर्स को उस हिसाब से बना दिया गया है कि स्किमिंग में अपने आप लोग वहां पर पहुंचेंगे, पेनिट्रेशन में अपने आप अमेज की तरफ पहुंचेंगे। उन्हें मालूम है कि किस कस्टमर तक मुझे कहां पहुंचाना है। तो यही सारी चीजें आपको, इसकी स्ट्रेटेजीज जो 10 हैं उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा। व्हाट इज पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग, यही क्वेश्चन है जो मैं अगला बता रहा था। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को आपको समझाना है कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। नुकसान बस यही रहता है कि भाई हमें मालूम नहीं है किसकी जेब में कितना दम है। ठीक, वो पता चला कि कभी कभी दम भी होता है जेब में, लेकिन वो नहीं खरीद पाता, वो सोचता है कि अरे ये मेरी गाड़ी मेरे लायक नहीं है, और हम समझते हैं ये गाड़ी के लायक नहीं है। यही एक डिसएडवांटेज होता है, बाकी सब एडवांटेज ही होते हैं। कम कीमत करके गाड़ी कमाई बहुत कर ले जाती है। आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, चाहे आप अरुण मुनप्पा की किताब पढ़ो, चाहे आप मीनाक्षी की किताब पढ़ो, चाहे आप फिलिप कॉडलर पढ़ो, आप देखो कि जितना लोगों ने पेनिट्रेशन से कमाया उतना स्किमिंग से नहीं कमाया है। पहले जो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट थे, बहुत तगड़ी कमाई करते थे लोग इससे। आज भी जो है सेल्स कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, मार्केटिंग चलती है नो डाउट, लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट आज भी चलता है, उसे कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्योंकि हम पूरी, अगर किसी भी देश की आबादी ने, तो 70% आबादी तो हमारी वही होती है जो पेनिट्रेशन की तरफ जाती है। आप सोचिए स्किमिंग की तरफ जाने वाली आबादी कितनी हुई? 25 से 30%। तो 25 से 30% ज्यादा अच्छा है या 70% ज्यादा अच्छा है? हमेशा आप लोग कहोगे कि 70% ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यहाँ पर बात करिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरीके के होते हैं, ठीक, क्या फायदे होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, ये आप समझा दीजिएगा। 5 डिग्री चैनल को समझा के आइएगा, 0 डिग्री चैनल, 1 डिग्री चैनल, 2 डिग्री चैनल, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड 5 डिग्री चैनल। आप बता के आइएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग तरीके का होता है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग तरीके का होता है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कभी भी ज्यादा इंटरमीडिएटरीज नहीं इन्वॉल्व होते हैं। क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि उससे प्राइस अप हो जाएगा, कॉस्ट इनकर कर जाएगी। ठीक, और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इसलिए ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्री वाले के पास तो सेलेक्टिव ऑप्शन होते हैं, लेकिन कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो उसको सर्विस टाइम पे पहुंचाने के लिए, कम पैसे में पहुंचाने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि इससे प्राइस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन इससे सर्विस बहुत आसान हो जाती है। यही आप समझाना है। डिस्कस अबाउट द डिफरेंट चैनल अवेलेबल इन मार्केट एंटरप्राइजेस। आप बता देंगे इसको कि सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक, आप एक एक हटा के भी बता देंगे कि 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नहीं है, यानी कि मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट चीज कस्टमर तक आ रही है। 1 डिग्री का मतलब हो गया कोई एक बंदा इन्वॉल्व है, 2 डिग्री का 2 बंदे इन्वॉल्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें।
और इसका जो लास्ट बंदा होता है जो सप्लाई चेन का या वेंडर मैनेजमेंट का या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, इसके कई नाम है, ठीक। तो इसका लास्ट बंदा क्या होता है, रिटेलर होता है। इसीलिए पूरी अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम करें तो इन सबको मिक्स कर दिया गया है। किन किन को, सुपर स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंट्स को और होलसेलर को, इन सबको एक नाम दे दिया गया होलसेलिंग। और एक बंदा अकेला बना है जो इन सबके बड़े पैकेटों को तोड़ के छोटे पैकेटों में बेच रहा है, वो रिटेलर कहलाता है। अच्छा, ये पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है, वर्टिकल का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक पहुंचा रहे हैं, समझिएगा, तो वर्टिकल में पहुंचा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे आप अभी देखो कि लॉकडाउन में सब्जियां घरों में पहुंचाई जा रही हैं, ठीक, सामान घरों में पहुंचाया जा रहा है। ये वर्टिकल का एग्जांपल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एग्जांपल है। वर्टिकल का मतलब अप साइड। अप कहां से माना जाएगा, अप माना जाए अप या लोअर साइड। वर्टिकल का मतलब होता है या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। हम दोनों तरीके से कहीं भी देंगे कि एक सिरे पर बैठा है मैन्युफैक्चरर और एक सिरे पर बैठा है रिटेलर, तो ऊपर से नीचे कहें या रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से डिमांड करी, वो वर्टिकल हो गया हमेशा। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया नीचे सतह पर। सतह का मतलब क्या होता है कि रिटेलर के चारों तरफ, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा मेरी बात को, तो इसको आप समझा दीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिडल मैन। बहुत अच्छा एग्जांपल आप लिख भी सकते हो खूब बढ़िया तरीके से। मिडल मैन का मतलब होता है जो आदमी मैन्युफैक्चरर के और कस्टमर के बीच में सर्विसेज को आसान बनाता है, रिस्क को कम करता है। मैंने क्या बताया, सर्विसेज को आसान बनाता है, रिस्क को कम करता है, ठीक, और फाइनेंशियल तौर पर मैन्युफैक्चरर को मजबूत करता है, ठीक है, और सर्विसेज को एक्यूरेट एंड प्रॉम्प्ट तरीके से पहुंचाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको सुन लीजिएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, या भी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा मैं इसकी, ठीक। तो वो बंदा मिडल मैन कहलाता है। इसको इंटरमीडिएटरीज भी कहते हैं, ठीक है, इसको वेंडर भी कहते हैं, इसको सप्लाई चेन भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मतलब एक इसके स्कूल का नाम है, बाकी इसके घर के नाम है चिंटू मिंटू पिंटू, ठीक। उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये सारे मिडिल मैन कहलाते हैं। एक्सप्लेन देयर काइंड एंड फंक्शंस। काइंड एंड फंक्शंस आप समझ ही गए, मैंने अभी 4-5 फंक्शंस इनका बता दिया कि आसान बनाना, ठीक, रिस्क कम करना, आपको फंड प्रोवाइड करना, ठीक, और हैजल फ्री सर्विसेज करना, ठीक। ये सारे फंक्शंस हो गए। काइंड क्या हो गए, इसके काइंड हो गए कि एक तो नेशनल लेवल पर होगा, वो सुपर स्टॉकिस्ट कहलाएगा। फिर स्टेट लेवल पर होगा, स्टॉकिस्ट कहलाएगा। फिर स्टेट के भी अंदर जो मंडल या जोन लेवल पर होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाएगा, ठीक। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब शहर लेवल पे काम करने लगते हैं तो होलसेलर्स कहलाते हैं। जब होलसेलर्स जो हैं गली मोहल्लों में काम करने लगते हैं तो रिटेलर्स कहलाते हैं। ये आपने समझा दिया, इसके काइंड्स हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है बीच में, जो होता है एजेंट्स। एजेंट्स का काम कुछ नहीं होता है, एजेंट्स का काम होता है इन दोनों को आपस में मिलाना और अपनी कमीशन पक्की करना। तो इस चीज को आप समझाइएगा यहाँ पर। और समझाने के बाद ये चौथी यूनिट को की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये भी मैं कवर कर चुका था। चौथी यूनिट है आपकी कि हम प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि किस तरीके से प्रमोट करना है। हमेशा ध्यान रखिए, पोजीशनिंग और प्रमोशन में अंतर होता है। पोजीशनिंग का मतलब होता है दिमाग में बैठाना, लेकिन दिमाग में कैसे बैठाया जाएगा वो प्रमोशन का काम है। मैंने कहा पोजीशनिंग का मतलब है दिमाग में बैठाना, लेकिन दिमाग में कैसे बैठेगा, टेलीविजन के थ्रू बैठेगा, रेडियो के थ्रू बैठेगा, अखबार के थ्रू बैठेगा, पैम्पलेट्स के थ्रू बैठेगा, कैसे बैठेगा, वो प्रमोशन का काम है, ठीक है। और ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का हिस्सा है। मार्केट में जो भी चीज कस्टमर तक पहुंचाई जाती है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक। कई बार जब हम टेलीविजन के थ्रू भी पहुंचा रहे हैं, अखबार के थ्रू भी पहुंचा रहे हैं, हम मैगजीन में भी निकलवा रहे हैं, हम फेसबुक पे भी दे रहे हैं, तो वो कहलाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, IMC। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि समय ये खत्म होने वाला है इसका। वो कहलाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जब हम हर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कहलाता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, चाहे एक कहें चाहे उसको 10 तरीके से बात करें, ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर तक अपनी बात को पहुंचाना, प्रमोट करना कि साहब मेरे पास ये इतना अच्छा मसाला है जो सब्जी में डाल के सब्जी की जान को बढ़ा सकता है, और आपकी सब्जी बचेगी नहीं, खराब नहीं होगी, लोग चाटते रह जाएंगे, तारीफ आपकी होगी। ये सारी चीजें प्रमोशन की काम होती हैं। प्रमोशन आज आप टेलीविजन पे जितने भी देखो, इस हर तरीके से प्रमोशन जो है ले दे के कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है, कस्टमर की जरूरत को, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को, कस्टमर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं प्रमोशन के, एलिमेंट्स हो सकते हैं प्रमोशन मिक्स के। आप हमेशा ध्यान रखिए कि किस प्रमोशन मिक्स में किस तरीके से हम क्या करते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये 4 तरीके को ध्यान रखिएगा।
ठीक। प्रमोशन मिक्स क्या हो सकता है कि हम उसको सैंपल के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसको डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स प्रमोशन की बात हो गई यहाँ पर। स्क्रैच कार्ड भी हो सकते हैं, फ्री गिफ्ट भी हो सकते हैं, बाय वन गेट वन भी फ्री हो सकता है, ये सारी चीजें हो गई। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल टूल। क्या सिग्निफिकेंस है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल टूल? प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दो बता दिए थे मैंने, सिग्निफिकेंस आप मुझे पता है बता दोगे, कर लोगे। प्रिंसिपल्स मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल्स दो होते हैं, नोट कर लीजिएगा, चाहे इसको बाद में भी सुन सकते हैं आप। पहला है इसका प्रिंसिपल AIDA, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। पहले अटेंशन क्रिएट करेगा, फिर इंटरेस्ट बनेगा कस्टमर का, फिर डिजायर बनेगी, फिर वो एक्शन लेगा। अगर अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाए तो एक्शन भी नो में होगा। दूसरा है DAGMAR, डागमार। DAGMAR का मतलब है डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट मैनेज करने के लिए आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा। गोल कहां से डिफाइन होगा? जरूरत से डिफाइन होगा। ये जरूरत क्या है? जरूरत है इस चीज की, दिखा रहे हैं कुछ, तो हमेशा एडवर्टीजमेंट फ्लॉप जाएगा। जरूरत इस चीज की, हम उससे दुगनी चीज दिखा रहे हैं उसको, तो हमेशा एडवर्टीजमेंट आपका हिट जाएगा। तो दो प्रिंसिपल्स होते हैं, AIDA और DAGMAR, डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल, देखिए दो तरीके की सेलिंग होती है, एक डायरेक्ट सेलिंग, एक इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग जो टेलीविजन पे हो रही है, ठीक, रेडियो के थ्रू हो रही है, यानी कि कोई तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग की बात, जो इनडायरेक्ट सेलिंग मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जब हमारे ही बंदे जाकर डोर टू डोर सेल करते हैं, इसको पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपके घर पे बिकने आई होगी, वो पर्सनल सेलिंग है। आपके घर पे जो बेचने आए होंगे लाइटर, चाकू, चाबी के गुच्छे, ठीक, तो ये पर्सनल सेलिंग है। ठीक। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एडवर्टीजमेंट? ये एडवर्टीजमेंट से किस तरीके से डिफर करते हैं? देखिए एडवर्टीजमेंट की तीन क्वालिटी होती है, पेड होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है, और जो है कम्युनिकेट तो होते ही हैं दोनों चीजें। यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में पेड और स्पॉन्सर्ड वाली बात नहीं होती है, वो डायरेक्ट अप्रोच होती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग कहती है, इसीलिए इससे ये डिफर करती है। सेल्समैनशिप भी पर्सनल सेलिंग को ही कहते हैं। और सेल्समैनशिप के लिए क्या क्या जरूरी चीजें? खुद आप MBA के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं अभी जब MBA का प्लेसमेंट होगा तो आप सबसे पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी बनोगे, तो आपके अंदर जो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी वही सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आप अपने अंदर कंपनी आपसे चाहेगी, वही आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख दोगे, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके ये पूरे 4 यूनिट का आपको क्वेश्चंस बता दिए कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैं अगली बात करता हूं, हम लोग पेपर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 18-19 का, मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकंड का। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका डिस्कशन अभी अगर समय रहता है तो हो पाएगा, अदरवाइज हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें से आया, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? वही क्वेश्चन मैंने आपने देखो कि मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एविडेंस ऑफ सर्विस मिक्स? इसको सर्विस मिक्स, जैसे मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि इस समय सर्विस का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना बीत गया। ठीक, वही क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी ये दिया है, बहुत अच्छा तरीके से पेपर डिजाइन करा है कि फिजिकल एविडेंस इन सर्विस मिक्स में क्या हो सकती है। फिजिकल एविडेंस आपकी होती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक, आप सभी डॉक्टर बत्रास क्लिनिक आपने सुना होगा, डॉक्टर बत्रा का पूरे भारत में प्रचार हो रहा है, उनकी वो फिजिकल एविडेंस है, वो उनकी सर्विसेज की, वो गंजों के सिर पे बाल उगा सकते हैं, वो दांत खाज खुजली सही कर सकते हैं, वो स्किन की रैशेस सही कर सकते हैं, वो पिंपल सही कर सकते हैं, ठीक, वो गोरा बना सकते हैं। तो ये फिजिकल एविडेंस है सर्विस की, डॉक्टर बत्रास की। तो यही सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आपका, हाउ प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ बेनिफिट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किसी ने दिया है ये, हाउ प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ बेनिफिट्स। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट अकेला नहीं होता है, वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में भी होता है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को भी डिपेंड वहां पर शो कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट लेवलिंग को भी शो कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट को भी शो कर रहा होता है, वो पैकेजिंग को भी शो कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स। ठीक, उसके साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलेंगी, प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ठीक, प्रोडक्ट के साथ आपको एक परमानेंट एसोसिएशन मिलेगा ब्रांड के साथ। तो ये बंडल ऑफ है, इसको मुझे लगता है कि एक दिन में और समझाऊंगा, अभी टाइम बहुत कम है, 2 मिनट बचे हैं बस इसमें। व्हाई डू फर्म्स प्रैक्टिस हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इन डिक्लाइन स्टेज ऑफ PLC? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ये कि हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। खैर इसमें मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुझे,
अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपका कोई भी अभी तक का कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे पूछिए, इसको मैं पेपर को दोबारा से समझाऊंगा जो आपका ये वाला पेपर था आया हुआ है, क्योंकि वो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन होगा 1 घंटे का, तभी आपको समझ आ पाएगा, अदरवाइज आप गलत कराएंगे। अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जल्दी से पूछिए। सर यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन। यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ, अच्छा ये रह गया था, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है कि ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर से लिया था। क्रिटिकल नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। देखिए एक चीज होता है कि प्राइस और रीसेल प्राइस दोनों में अंतर होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। प्राइस पॉलिसी मैंने आपको बता दी कि स्कीमिंग होती है, पेनिट्रेशन होती है, लेकिन रीसेल प्राइस पॉलिसी इन दोनों से डिफर करती है। इसलिए डिफर करती है क्योंकि पहली चीज तो अपने आप में ये रीसेल, ठीक। अब रीसेल हम दो चीजों की कर सकते हैं, या तो हम ओल्ड प्रोडक्ट की रीसेल कर सकते हैं, ठीक, या एक ऑब्सोलेट प्रोडक्ट की रीसेल कर सकते हैं, ठीक, या हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो हमारी रीपोजिशनिंग है उस रीपोजिशनिंग में रीसेल कर सकते हैं। मैंने 3 चीज बताई, या तो हम ओल्ड प्रोडक्ट की रीसेल कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तो वहां की हमारा प्राइस अलग होगा, ठीक, या हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रीपोजिशनिंग हो रही है, ठीक, उसको रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझे आप, कि जब आपने देखा था मैगी ने, मैं यहाँ पर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का एग्जांपल दूंगा, मैगी ने जब जब तक इसके साथ स्कैंडल नहीं हुआ था तब तक मैगी की कीमत कुछ और हुआ करती थी। जब मैगी ने क्या करा कि रीपोजिशनिंग करी अपने आप को, ठीक, तो उसकी रीसेल प्राइस मेंटेन करने के लिए उसने ऑफर चला दिया तुरंत उसके साथ, समझे आप उसके यस सर। वो ऑफर चला दिया, तो वो क्या कहलाया, पॉलिसी ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अभी आप देखो बाबा रामदेव ने क्या करा, बहुत अच्छा काम करा। बाबा रामदेव का अभी तक हैंड सैनिटाइजर नहीं आता था, समझे आप, तो बाकी हैंड सैनिटाइजर की इतनी जबरदस्त डिमांड थी, लोग कमा रहे थे। बाबा रामदेव ने क्या करा, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस को अपनाते हुए, ठीक, क्या करा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हर्बल तो है नहीं, और बाबा रामदेव और पतंजलि का नारा है हर्बल हर्बल हर्बल। उन्होंने क्या करा, रीसेल प्राइस स्ट्रेटेजी अपनाते हुए वो 100 ग्राम की बोतल 50 रुपए में दी, जबकि दूसरी कंपनी की वही 50 ग्राम ml की बोतल 100 रुपए में आ रही है, ठीक। ये कहलाती है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये हमेशा एक 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 मतलब उसी कंडीशन में होती है कि जब हम देखते हैं कि बिल्कुल डू एंड डाई वाली पोजीशन होती है, तो हम रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं। इसके अलावा लॉस लीडर्स, एक वर्ड नोट कर लो अभिषेक, लॉस लीडर्स। लॉस लीडर्स को भी पढ़ाएंगे हम लोग, अभी तो बहुत कम समय बचा है, नहीं बता सकता मैं। लॉस लीडर्स में हमेशा ये होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की तरफ ही जाते हैं, जब उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि मैं बर्बाद होने जा रहा हूँ, तो बर्बाद होने जा रहा हूँ तो ठीक है, फिर प्राइस बाहर ही चलती है, फिर वो छेड़ देते हैं पूरी तरीके से कि लो। क्लियर हो गया। Yes, sir. अगला यस क्वेश्चन सर। लिख लिया, अगला क्वेश्चन रूपाली क्या लिख रही हो, ये 55 रुपीज में। सर पतंजलि का हैंड सैनिटाइजर का बता। हाँ हाँ 55 रुपीज में, सही कह रही है ये, और ये 100 ml का है। अगला किसी का कोई क्वेश्चन। नो सर। अच्छा एक चीज मुझे ईमानदारी से बताओ, आज नो सर अभी कुछ क्वेश्चन। आज बच्चे मैक्सिमम जुड़े हुए हैं, क्या 4 यूनिट में कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पक्का। अगर मान लो कल Yes, sir. यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देती है कि एग्जाम होने हैं, तो अच्छा स्कोर कर लोगे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पक्का। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब आपसे एक निवेदन है कि आज आप थोड़ा सा इसको पढ़ के रखिएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM क्या होता है, लास्ट चीज होती है Okay, sir. कस्टमर को रिलेट करना, कस्टमर को रिलेशनशिप को डेवलप करना। क्लियर है। यस सर। Yes, अब मैं sir. अपनी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ आ गया होगा आपका, ठीक है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. थैंक यू सर। कल फिर मिलेंगे इसी Thank you, समय sir. पर। ओके थैंक Yes, यू सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, गुड डे। Sir, इसकी recording हाँ रिकॉर्डिंग अभी भेज रहा हूँ मैं।
Sir.